Dr. Sanjay Moon. Welcome, sir. तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, मूल निवासी सभ्यता संघ के सभी मान्यवर आयोजक, हमारी इस संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुंभार सर, अभी जिन्होंने बात रखी है वो डॉक्टर लाल सिंह रत्नाकर, डॉक्टर रविंद्र श्रावस्ती सर, इन संगोष्ठी की प्रस्तावना जिन्होंने की है वह धनंजय धाकरडे साहब, सूत्र संचालक हरिराम कुशवाहा साहब और मेरे सामने बैठे भाइयों और बहनों। हालांकि मैं मराठी का स्टूडेंट हूँ और महाराष्ट्र का रहवासी हूँ, तो मराठी का स्टूडेंट होने की वजह से अगर बात करते करते मैं मराठी पे घसर गया तो मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी और भी एक बात है यहाँ पे जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। मैंने अभी हमारे अध्यक्ष साहब से यहाँ पे पूछा कि पेंडाल में बैठे हुए कितने प्रतिशत लोग हिंदी जानने वाले हैं और कितने प्रतिशत लोग मराठी जानने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे कह दिया है, मुझे आपके उत्तर की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कह दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग जो है वो ये पेंडाल में हिंदी जानने वाले हैं और बाकी 90% लोग जो है वो मराठी जानने वाले। फिर भी आप हमारे मेहमान हैं, महाराष्ट्र के मेहमान हैं, आप पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के ग्राउंड पे आए हैं, तो आपकी खातिरदारी करना ये मैं मेरा जिम्मा समझता हूं और उस खातिरदारी की वजह से मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूं, मगर मुझसे ज्यादा हिंदी की उम्मीद न करें। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम का आयोजन यहां पे हुआ है। ये जो संगोष्ठी यहाँ पे चल रही है उसका सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है, उन्नत मानवीयता का निर्माण अर्थात सभ्यता और कलाचार बनाम संस्कृति भारत में संकल्पनाओं का संघर्ष। कुछ बातें क्लियर कर देनी चाहिए थोड़ी सी। वो बात यह है दोस्तों कि हम जिस धारा में काम करते हैं, हम जिस विचारधारा में काम करते हैं, हम जिस फुले आंबेडकरी विचारधारा में काम करते हैं, उसकी एक सोच है, उसके पीछे एक फिलॉसफी, एक तत्वज्ञान है और कुछ वो सोच बढ़ाते बढ़ाते, वो सोच लेकर चलते चलते हम कुछ दूर तक आ चुके हैं। जैसे अगर हम ये मानते हैं कि 1960 को जैसे कि भारतीय राज्य घटना 1950 को हमने एक्सेप्ट की और बाद में फुले आंबेडकरी मूवमेंट जो तेज हुई है, जो जोर पकड़ा है, वो 1960 से। तो 1960 से बात करते करते अगर हम 2022 तक पहुंचते हैं तो हमारी सोच में कितनी डेवलपमेंट हुई है। हम सोचते सोचते कहां तक आए हैं, हमारी सोच कितनी आगे हम ला चुके हैं। अगर वो सोच के बारे में शांति से बैठकर अगर सोचते नहीं है हम, तो हम वही के वही घूमते रहते हैं, एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं, उसके आगे हम निकल नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोग्राम के आयोजन में यह बात हमने तय कर लेना चाहिए कि हम कहां तक आ चुके हैं। अभी यहाँ पे जो सब्जेक्ट रखा है ये आयोजक मंडली ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे यहाँ पे संगोष्ठी उन्होंने आयोजित की है, मगर इस संगोष्ठी के पीछे जो फिलॉसफी है, जो तत्वज्ञान है, वो ये है दोस्तों कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने
उनकी फिलॉसफी में, उनकी सोच में, उनके विचार में एक सिद्धांत रखा है, जो सिद्धांत को हम क्रांति प्रतिक्रांति का सिद्धांत कहते हैं। अगर आप भी यह बात अगर पहली बार सुन रहे हो या फिर पहली बार इसके ऊपर अगर फोकस कर रहे हो, तो आप भी अपना फोकस ये इन चीजों पे बनाए रखिए कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के बनने की एक कहानी रखी है। हमारे देश की संस्कृति कैसे बनी है, हमारे देश की, ये देखो, ये दो चीजें, दो वर्ड्स इन्होंने ये सब्जेक्ट में रखे। एक को सभ्यता बोला है इन्होंने और दूसरे को संस्कृति बोला है। उन्होंने और एक स्पेसिफाई किया है कि हमारा जो दैनंदिन आचरण है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो पहनावा है, हमारी जो सोच है, हमारे जो रहने और जीने का ढंग है, उस जीने के ढंग को इन्होंने सभ्यता कहा है। तो ये सही बात है, वही सभ्यता है और वही संस्कृति है। संस्कृति सिर्फ कलाचार का भाग नहीं है सर, लाल सिंह सर। संस्कृति ये सिर्फ कलाचार का भाग नहीं, इन्होंने हालांकि वो अलग अलग करके रखा है, फिर भी उसी को, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, वही एक दूसरे मायने में संस्कृति भी है। हमारी संस्कृति भी यही है। हमारे देश में हम जिस संस्कृति में जीते हैं, हम जिस सोच में जीते हैं, हम जिस रहन सहन में जीते हैं, हम जिस माहौल में जीते हैं, तो हमारे जीने का एक तरीका है, हमारे प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, हमारे दिखावे का एक तरीका है। हम अगर किसी को अभिवादन करते हैं तो उसका एक तरीका है। ये सब चीजें जो, ये देखो और क्लियर कर देते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारा दिखना, हमारा रहन सहन, हमारा बात करना, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन एक संस्कृति की अभिव्यक्ति है, एक संस्कृति का दिखावा, एक संस्कृति की अभिव्यक्ति है। दिखावा जरा अलग ढंग का शब्द हो सकता है, तो उसकी एक अभिव्यक्ति है। तो ये जो संस्कृति हमारी बनी है, ये संस्कृति बनने के बारे में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने एक सिद्धांत रखा है, जो सिद्धांत को हम क्रांति प्रतिक्रांति का सिद्धांत कहते हैं। अब ये सिद्धांत ऐसा है, हालांकि मैंने पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी है कि हम सोचते सोचते 2022 तक आ चुके हैं, और अगर हम 2022 तक आते हैं तो 2022 तक हम क्या लेके आते हैं। तो ये अगर थोड़ा सा अगर कुछ अगर अनदेखा हो जाए तो उसकी तरफ हमने अपना ध्यान देना चाहिए और बातें समझ लेनी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो क्रांति प्रतिक्रांति का सिद्धांत कहा है, एक छोटी सी किताब है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी सोच है, मेरी समझ है, तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को एक बहुत बड़ा 400-500 पेजेस का एक ग्रंथ लिखना था, जिसकी जिस्ट उन्होंने क्रांति प्रतिक्रांति के नाम से लिखी है। और ये क्रांति प्रतिक्रांति का जो सिद्धांत उन्होंने रखा है वो ये है। अब मैं ये सोचता हूँ 2022 के स्टेज पे खड़ा होकर अगर मैं ये क्रांति प्रतिक्रांति के सिद्धांत को समझ सकता हूँ, देखता हूँ, तो मैं ये आज ये सोचता हूँ कि ये क्रांति प्रतिक्रांति के सिद्धांत के हिसाब से या फिर उनके नजर से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो चीजें हमारे सामने रखी है, वो ये है कि हमारे देश की संस्कृति ये समताधिष्ठित संस्कृति है। सोचो, हम आज तक ये बातें कहते सुनते आए हैं कि हम सिर्फ विद्रोही है, रत्नाकर साहब, हम सिर्फ विद्रोही है। और विद्रोह वो होता है जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ये बातें तो समझ में आती है। विद्रोह उस चीज का नाम है, हालांकि महाराष्ट्र में जब दलित पैंथर का उदय हुआ तो दलित पैंथर ने जो एक कल्चर, जो सोच यहाँ पे डेवलप की, वो डेवलप की वजह से विद्रोह की धारणा का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज्यादा तौर पे हुआ। अब ये विद्रोह जो संकल्पना है, हम कुछ तो भी ऐसा सोचते हैं कि कुछ तो भी इस्टेब्लिश है, और वो इस्टेब्लिश जो है, जो स्थापित है, सोचो भाइयों जरा, हम गौर से, शांति से और कुछ आगे ले जाने के लिए बैठे यहाँ पे, तो ये बातें हम शांति से सुनेंगे। तो हम जब विद्रोह करते हैं तो विद्रोह के बारे में ये धारणा हमारी होती है भाइयों, विद्रोह के पीछे हमारी ये धारणा होती है कि कुछ तो भी इस्टेब्लिश है, कुछ तो भी स्थापित है,
और वो स्थापित के खिलाफ हम खड़े रह रहे तो हम विद्रोह कर रहे। तो कुछ तो भी इस्टेब्लिश है, ये हमने पहले तय कर लिया है, पहले हमने मान लिया है कि कुछ तो भी स्थापित है। जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में ये कहा जाता है कि जो प्रस्थापित व्यवस्था है, हम प्रस्थापित व्यवस्था के बारे में बहुत जोर शोर से बातें करते हैं कि कुछ तो भी प्रस्थापित व्यवस्था है, प्रस्थापित मूल्य व्यवस्था है, और उनके खिलाफ जो है हमारी मूवमेंट काम करती है। मुझे लगता है अगर 2022 के स्टेज से अगर आप कुछ ले जाना चाहते हो तो ये बातें ले जाओ कि ये देश मूलतः समताधिष्ठित है। तो अगर इस्टेब्लिश कुछ है तो वह समताधिष्ठित का इस्टेब्लिश है। आपकी जो मूल्य है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय, ये मूल्य यहाँ पे इस्टेब्लिश है। ये पहले अवधारणा है या फिर पहली प्रस्थापना है। और ये प्रस्थापना के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्रांति प्रतिक्रांति सिद्धांत के बारे में मैं बोल रहा हूं। तो कुछ तो ये हम भारतीय जो है, ये भारत जो है, ये भारत सबसे पहले ही समताधिष्ठित भारत है। ये समताधिष्ठित भारत के ऊपर आर्यों का आक्रमण हुआ है, ये बात तो हमने तय कर ली। और जो हमारी जो समताधिष्ठित मूल्य है, व्यवस्था है, हमारी जो समताधिष्ठित संस्कृति है, उसके ऊपर वारंवार बार बार आक्रमण होता है। सुनो, हमारे इस्टेब्लिश हुई समताधिष्ठित संस्कृति के ऊपर बार बार आक्रमण होता है। जो विषमताधिष्ठित मूल्य जिनको कहते हैं हम, उनका, या फिर आर्यों का, अगर सिंपल तरीके से बात करना है तो आर्यों का आक्रमण होता है, या फिर कुछ मूल्यों के बारे में बात करनी है तो विषमताधिष्ठित मूल्यों का आक्रमण होता है। और हमारी जो इस्टेब्लिश समताधिष्ठित मूल्य परंपरा है, या फिर हमारी जो संस्कृति है मूल्याधिष्ठित संस्कृति, ये मूल्याधिष्ठित संस्कृति के ऊपर बार बार आक्रमण होता है। और बार बार हमारी समताधिष्ठितता अस्त व्यस्त करना चाहते हैं या फिर उध्वस्त कर देते हैं। भारत के सोच को, भारत का जो जनमानस है, वो भारत का जनमानस आप समझ लो कि ये वो जनमानस है। हम जरा ये देखो, अब ये बात कहते हुए एक बात मैंने यहां पे रखी है, वो ये कि हम आज तक जो सोचते थे कि कुछ तो भी अलग से इस्टेब्लिश है, जो विषमताधिष्ठित मूल्य इस्टेब्लिश है, और उसके बारे में हम, उसके खिलाफ हम विद्रोह करते। इस ढंग से अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं, इस ढंग से अगर हम मूवमेंट की चर्चा करते हैं, तो हम अपनी मूवमेंट को सर के बल खड़ा करते हैं। हम अपनी मूवमेंट को सर के बल खड़ा करते हैं, और सर के बल खड़े की हुई मूवमेंट नेचुरली आगे नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, उसको हमको सीधा नेचुरल तरीके से पैरों के ऊपर खड़ा करना चाहिए। और ये तरीका जो है, ये पैरों के ऊपर खड़ा करने का है कि हमारी जो समताधिष्ठित मूल्य है या फिर हमारी जो समताधिष्ठित संस्कृति है, ये पहले थी, उसके ऊपर बार बार विषमताधिष्ठित मूल्यों का, आर्यों का आक्रमण होता है। और वो आर्य या फिर विषमताधिष्ठित मूल्य बार बार आक्रमण करके हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो संस्कृति है, वो उध्वस्त कर देते हैं। मगर वो उध्वस्त करने के बाद भी भारतीय जनमानस जो फिर से एक बार नए तरीके से अपनी अपनी समताधिष्ठित मूल्य खड़ी करता जाता है। और इसका जो तरीका है दोस्तों, भारतीय जनमानस की अपनी अपनी समताधिष्ठित मूल्य व्यवस्था बार बार खड़ी करने की जो पद्धति है भारतीय जनमानस की, वो ये है कि बार बार भारतीय जनमानस अलग अलग समताधिष्ठित पंथ, धर्म, संप्रदाय की स्थापना करता है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि बार बार भारतीय जनमानस जो है वो समताधिष्ठित पंथ, संप्रदाय और धर्म की स्थापना करता है, और बाद में फिर से समताधिष्ठित मूल्य स्टैब्लिश करता है। तो यह है वो क्रांति प्रतिक्रांति संघर्ष कि हमारा देश मूलतः समताधिष्ठित है। ये मूलतः समताधिष्ठित होने के बाद बार बार यहाँ पे उनकी ये जो समताधिष्ठित मूल्य है, वो समताधिष्ठित मूल्यों के ऊपर बार बार आक्रमण होता है। और बार बार हमारा देश, भारतीय जनमानस जो है वो बार बार अपनी समताधिष्ठित मूल्य स्टैब्लिश कर लेता है, जो अलग अलग संप्रदाय, पंथ स्थापन करके स्टैब्लिश करता है। ये जो संघर्ष है,
ये मूल्यों का संघर्ष है, ये सोच का संघर्ष है, ये फिलॉसफी का संघर्ष है। ये संघर्ष भारत में बार बार होते आ रहा है, जो बुद्ध के काल से, सम्राट अशोक के काल से तो आज तक। आज भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखी भारतीय राज्य घटना, ये हमारी समताधिष्ठित मूल्य इस्टेब्लिश करने की एक कृति थी, जिसके खिलाफ बाद में 2014 में जो अलग से एक उठाव हुआ भारत में, जिसको आप देख रहे हो अभी फिलहाल, तो वो भारतीय राज्य घटना जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, जो समताधिष्ठित संस्कृति इस्टेब्लिश करने के लिए जो भारतीयों ने भारतीय राज्य घटना का लोकांनी स्वीकारलेली राज्य घटना, लोगों ने स्वीकृत की हुई राज्य घटना, उसके खिलाफ जाने के लिए 2014 से भारत में फिर से एक नया उठाव, एक नई मूवमेंट, एक नया तरीका ये अपनाया जा रहा है। और बाद में ये सब, तो ये जो क्रांति प्रतिक्रांति का संघर्ष है, ये क्रांति प्रतिक्रांति का जो संघर्ष होते आ रहा है शुरू से, मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने वो क्रांति प्रतिक्रांति का सिद्धांत मानते हुए, रखते हुए ये बात जो हुई, ये बात जो रखी है, वो भारत में जो अलग अलग शासक हुए और शासक के खिलाफ जो उठाव हुए, उसके एग्जाम्पल लेके डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने ये बात रखी, ये क्रांति प्रतिक्रांति का सिद्धांत रखा है। तो उन्होंने, उनके कहने का मतलब ये है, या फिर उनका तरीका, उनकी सोच ये है कि भारत की जो संस्कृति, जिस संस्कृति का हम आदान प्रदान करते हैं, जिस संस्कृति में हम बैठे हैं अभी, जो संस्कृति को हम आगे लेके जा रहे हैं, वो संस्कृति जो है, ये संस्कृति इस प्रकार के क्रांति प्रतिक्रांति के संघर्ष के वजह से बनी है। तो हो सकता है, ये देखो, सोच लो, मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं अपन, तो मूवमेंट में काम करने वाले लोगों को सब बातें स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अगर भारत की संस्कृति इस ढंग से अगर बनती है, क्रांति और प्रतिक्रांति के संघर्ष से, समताधिष्ठित मूल्य और विषमताधिष्ठित मूल्य और उनकी राजेशाही, उनके आपस में संघर्ष, उनका आपस में संक्रमण, उनकी आपस में लड़ाइयाँ, और लड़ाइयों की वजह से अगर ये कल्चर, ये संस्कृति, ये सभ्यता अगर हम तुम साथ में लेके चल रहे, तो हो सकता है कि हमारे सभ्यता में समताधिष्ठित मूल्यों के साथ साथ विषमताधिष्ठित मूल्यों का भी एक प्रकार का अधिक्षेप, क्या बोलते हैं उसको, समावेश ये हो चुका है। तो हम जो अभी ये बातें कर रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, जो हमारी कलाएं बनी हैं, जो हमारी संस्कृति बनी है, जो हमारा रहन सहन बना है, ये रहन सहन में ये दोनों संस्कृतियों का मिश्रण अपने को देखने को मिलता है। अब ये सब्जेक्ट अगर रखा है, तो ये सब्जेक्ट के वजह से, या फिर ये सब्जेक्ट को लेके अगर हमें किस मुकाम के, या फिर किस सोच पे अगर पहुंचना है, तो वो ये है कि हमने जो बरसों से ये तय किया है, या फिर ये मान लिया है कि हम सिर्फ विद्रोही है, हम खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। अगर आपको निगेटिव स्पेस में डायरेक्ट, अगर पॉजिटिव स्पेस में जाना, ये देखो भाइयों, जब तक हम कुछ तो भी इस्टेब्लिश है और उसके खिलाफ हम विद्रोह करते हैं, ये सोचते रहेंगे, तो हमेशा सेकंड स्टेज पे रहोगे। जब तक ये सोचोगे कि कुछ तो भी इस्टेब्लिश है, कुछ तो भी प्रस्थापित है, जिसे तुम वर्ण व्यवस्था कहो, जिसे तुम मनु व्यवस्था कहो, ये मनु व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था, ये इस्टेब्लिश है और उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये जब तक सोचोगे, जिस साल तक सोचोगे, जिस सदी तक सोचोगे, उस सदी तक आप सेकंड कैटेगरी में रहोगे। सोच तो ये होनी चाहिए, सोचना ये चाहिए कि मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था ये प्रतिक्रांति के लिए इस्तेमाल की गई हुई चीजें हैं, जो सम्राट मौर्य, जो अशोका के बृहद्रथ का शासन, बृहद्रथ का खून करके बृहद्रथ का जो शासन इस्टेब्लिश किया, और शासन इस्टेब्लिश करने के बाद वहां की जो समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था को अपने काबू में रखने के लिए चीजें इस्तेमाल की गई हुई। तो आप उसके पहले हो। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के पहले आप हो।
आप मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के बाद नहीं हो, बाद के नहीं हो। आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपका संघर्ष, आपकी मूवमेंट, ये मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था के पहले की है। ये मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था बाद में आपको डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। और एक बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा इस सिलसिले में, वो ये है कि जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, या ये वर्ण व्यवस्था संस्कृति है ही नहीं, ये तो एक युद्ध नीति है। अगर आपको आप सोचो कि आप राजा हो या फिर सेनापति हो तो सही हो कि नहीं। आप अगर सेनापति हो और आपको अगर एक युद्ध जीतना है जो बहुत बड़े शत्रु के सामने, शत्रु के खिलाफ का युद्ध अगर आपको जीतना हो, तो एक ये युद्ध नीति बनती है कि जो शत्रु है उसको डिवाइड करो। क्योंकि बहुत समझो, 1 लाख अगर शत्रु है तो 1 लाख शत्रु के साथ आप एक साथ नहीं लड़ सकते हो। उसके ऊपर अगर जीतना है, आपको उसको जीतना है, उसको परास्त करना है, तो 1 लाख शत्रुओं के साथ, सैनिकों के साथ आपको एक साथ अगर आप नहीं लड़ सकते हो तो आप शत्रुओं को डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने के लिए शत्रु अगर बीच में है तो चारों तरफ से धावा बोल दो। चारों तरफ से अगर धावा बोल दे तो ये जो 1 लाख सैन्य है वो 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 भाग में डिवाइड होता है तो शक्ति कम होती है। तो वर्ण व्यवस्था जो है ये संस्कृति नहीं है। हम गलत सोच को हमने ही इस्टेब्लिश कर दिया है, हम ही इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये संस्कृति नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है युद्ध नीति। क्योंकि जो भटके आर्य थे वो तो भटके ही थे ना, हम तो सिविलाइज थे, हमारे पास सभ्यता थी, हम सभ्यता में रहने वाले लोग थे, हम सुसंस्कृत लोग थे। और हो सकता है कि सभ्यता में रहने वाले लोग होने की वजह से हमारे पास संपत्ति ज्यादा थी, क्योंकि हम शांत थे, हम सहिष्णु थे, हम शांति में जीने वाले लोग थे, हम सुसंस्कृत लोग थे, हम सभ्यता में जीने वाले लोग थे। और सभ्यता में जीने वाले लोग जो होते हैं वो उसको बाकी कुछ प्रॉब्लम न होने की वजह से वो क्रिएटिविटी में बढ़ता है, क्रिएटिविटी करता है और वो धन उत्पन्न करता है, संपत्ति उत्पन्न करता है, या फिर अपना सिविलाइजेशन डेवलप करता है। तो हो सकता है कि हम शांत, हम सुसंस्कृत, हम सभ्य होने की वजह से हमने सबका स्वागत किया, हम किसी से बैर नहीं करते, हमने किसी से बैर नहीं किया। हो सकता है कि इसी के वजह से हम वो युद्ध के लिए भी इतना तैयार नहीं थे जो युद्ध हमारे साथ हुआ। और वो युद्ध के खिलाफ खड़ा रहना भी हो सकता है कि युद्ध के खिलाफ रहने की मानसिकता ही नहीं थी, क्योंकि युद्ध क्या होता है ये पता ही नहीं, क्योंकि हम शांति से रहने वाले लोग थे। जीने के लिए हमें किसी के ऊपर आक्रमण करके उसकी संपत्ति लूटने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था संस्कृति नहीं है, इस्टेब्लिश तो है ही नहीं। तो ये जो है वो युद्ध नीति है, और ये युद्ध नीति से आपको डिवाइड किया गया। अभी देखो ये बात, इस बात का संबंध सीधा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भारतीय राज्य घटना को एक्सेप्ट करते हुए जो भाषण किया था, उस भाषण के पास है, उस भाषण में आपको दिखने को मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भारतीय राज्य घटना एक्सेप्ट करते हुए जो भाषण किया था, उन्होंने ये बात कही। आप सब मूवमेंट में काम करने वाले लोग हो तो आपके लिए ये बात नहीं है, आपको मालूम है, मगर कुछ चीजें सही जगह पे रखनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बोला था कि भारत की जो जातियां है, ये भारत की जातियां एंटी नेशनल है। भारत की जातियां जो है ये एंटी नेशनल है। जब तक भारत में जातियां रहती है तब तक भारत एक राष्ट्र बोल के खड़ा नहीं रह सकता। सुनो, जब तक भारत में कास्ट सिस्टम है, जब तक भारत में जातियां हैं, तब तक भारत एक राष्ट्र बोल के खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए ये जो कास्ट है ये एंटी नेशनल है, ये जो जाति है ये एंटी नेशनल है, और ये एंटी नेशनल जातियां होने की वजह से भारत एक राष्ट्र नहीं हो सकता। तो ये वही तरीका होगा। इसके पहले शायद फिर जब मनुस्मृति का
प्रलंबन हुआ, जब वर्ण व्यवस्था का प्रलंबन हुआ, जब वर्ण व्यवस्था एक्सेप्ट की गई, जब वर्ण व्यवस्था लागू की गई, उसके पहले हम राष्ट्र थे। मनुस्मृति की वजह से ये देश बिखरा है, वर्ण व्यवस्था की वजह से ये देश बिखर गया है, वर्ण व्यवस्था की वजह से ये देश डिवाइड हुआ है। इतना डिवाइड हुआ है कि कास्ट में बढ़ गया है। 6000 के तकरीबन 6000 के ऊपर शायद इस देश में कास्ट है। तो इतना ये देश बट गया है कि आप 6000 जातियों में बट गए हो, जहां पे 4 जाति के लोग एकत्र रह के अगर राष्ट्र नहीं बना सकते, वहां पे अगर 6000 जाति है तो वो देश का क्या होगा। तो आपकी बात नेशनलिज्म की तरफ जाने वाली चाहिए। आपने ये मूवमेंट को सर के बल नहीं तो पैरों के ऊपर खड़ा करना चाहिए, और आपने ये बात मान लेना चाहिए कि हम नेशनलिस्ट है, हम राष्ट्रवादी है, हम राष्ट्रीयता के हम राष्ट्र का निर्माण करने वाले, या फिर हमसे राष्ट्र था जो हमारा राष्ट्र डिवाइड होके जातियों में बट गया है, और यहां तक जातियों में बट गया है कि एक राष्ट्र निर्माण करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को यह बात कहने की जरूरत पड़ी कि इस देश में अगर ये जातियां रहती है तो ये देश राष्ट्र नहीं बन सकता। अब आपके सामने 2 विकल्प पड़े हैं, सोचो और आगे बढ़ो। सबको पता है कि इस देश में अगर जातियां है तो वो राष्ट्र नहीं बन सकता, इसीलिए एक सोच के लोग जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदू इस लफ्ज के अंदर, हिंदू ये संकल्पना के अंदर जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो एक बात तो सही है, एक बात तो ये है कि हिंदू भी एक वो वर्ड है जिसके अंदर ये जातियां जोड़ी जा सकती है और जिसकी वजह से हिंदू राष्ट्र बन सकता है। उनकी ये सोच है। अभी आप ये सोचो कि आपके पास क्या है। आपके पास इस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए कौन सी सोच है। आपके पास राष्ट्र वो ये जातियां इकट्ठा होकर राष्ट्र में विलीन हो, ऐसी कौन सी सोच, ऐसी कौन सी फिलॉसफी आप लेके जाना चाहते हो, या फिर आपके पास है। अगर आप तय कर सकते हो तो कुछ हाथ लग सकता है। अगर ये तय नहीं कर सकते हो तो हम जैसे 40-50 साल से मूवमेंट करते आ रहे हैं वैसे भी आगे 50 साल मूवमेंट करते रहेंगे, मगर जहां की वही रहेंगे। क्योंकि मूवमेंट करना भी एक संप्रदाय में तब्दील हो सकता है। आपकी मूवमेंट भी एक संप्रदाय में तब्दील हो सकती है। ये सोच लो। आपको संप्रदाय में तब्दील करना है, या फिर आपको ये देश को राष्ट्र बना के एक राष्ट्र के हिसाब से, या फिर राष्ट्र बोल के इस देश को खड़ा करना है। अगर राष्ट्र बोल के अगर आपको खड़ा करना है तो आपको पास इसको एक राष्ट्र निर्माण के लिए आपके पास कौन सी सोच है, और वो कौन सी सोच है जो जातियां जोड़ेगी। आपके पास वो कौन सा फार्मूला है जो जातियां, अलग अलग जातियां एक दूसरे से संवाद कर सके। आपके पास ये कौन सा फार्मूला है कि जो अलग अलग जातियां है वो एक आपस में मिलजुल सकते। आपके पास ये कौन सा फार्मूला है कि ये जो अलग अलग जातियां है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे से, और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक राष्ट्रधारा के विचार को डेवलप कर सके। ये कौन सी फिलॉसफी, ये कौन सा तत्वज्ञान, ये कौन सी सोच आपके पास है। अगर वो सोच डेवलप नहीं कर सके, अगर वो ये सोच अगर डेवलप नहीं कर सके तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने जैसे पहले कहा है कि 50-60 साल जैसे मूवमेंट करते रहे हैं, वो मूवमेंट का भी संप्रदाय बन सकता है, और भी 50-60 साल वही बातें, वही मूवमेंट करते रहेंगे, मगर हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष हमारे देश में हम यहां तक लाए। हमारी जो संस्कृति बनी, मैंने शुरू में थोड़ी सी डेफिनेशन करने की बात की थी यहाँ पे कि सोच के समझने के लिए। तो हमने जो संस्कृति निर्माण की, या फिर हमने जो कला निर्माण की रत्नाकर जी, वो कला में भी ये दोनों मूल्यों का संघर्ष कैसे प्रतिबिंबित होता है
ये हमारा सब्जेक्ट है आज का। मगर इस सब्जेक्ट की वजह से या फिर इस सब्जेक्ट के तरफ से हम अपनी देश की हमारे सामने जो कुछ समस्याएं हैं उस समस्या का कुछ चिंतन यहाँ पे हम रख चुके। एक बात बोलता हूं दोस्तों, देखो कि कैसा होता है। आपको भूत ये शब्द मालूम है। मैं ये सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि कैसा होता है दोनों संस्कृतियों का संघर्ष का अगर मिलाप हो और वो संस्कृति संघर्ष आपस में मिला के अगर कल्चर बनाता है तो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब, मेरे ख्याल से मुझे अभी वो पन्ना या फिर वो किताब याद नहीं की या फिर वो लिखान याद नहीं कि उन्होंने कहाँ पे या फिर कौन से भाषण में उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, मगर ये एग्जाम्पल दिया जरूर है। वो एग्जाम्पल ये है कि जिसको भूत बोलते हो आप, ये भूत वर्ड जो है, ये भूत शब्द जो है, ये भी बुद्ध से बना है। अब सोचो कि आपके सामने संघर्ष क्या है। इस्लाम ने या मुस्लिम लोगों के सामने बुद्ध की मूर्तियां थी और बुद्ध की मूर्तियां होने की वजह से उन्होंने उनको बुद्ध कहा। तो बुद्ध परस्ती जो आई वो बुद्धों की मूर्तियां तोड़ने के बाद आई, और जो भूत वर्ड आया ये भी बुद्ध यही शब्द से तैयार होकर भूत शब्द बने। अब आप अपने आजू बाजू में इर्द गिर्द थोड़ा आंखें खोल के और कान खोल के देखो कि आपके आजू बाजू में भूत शब्द से लेकर क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या सोच है, कौन सी कहानियां हैं। ये जो कहानियां भूत से रिलेटेड है उसमें खंगालना चाहिए कि अंदर कहीं तो भी बुद्ध दबा पड़ा है। ये अगर कर सकते हैं, जो संस्कृति और सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो सभ्यता और संस्कृति को हमने टटोलना चाहिए। और ये टटोलना, जैसे मैंने शुरू में रखा कि आपने सर के बल मूवमेंट को खड़ा किया है, आपको मूवमेंट को पैरों के ऊपर खड़ा करना है, पूरा घुमाना है 360 डिग्री में। अगर ये कर सकते हो तो आपको आपका पता चल सकता है, वरना आप गुम हो, वरना आप संस्कृति में गुम हो चुके लोग हो। और अगर इसी ढंग से हम अगर मूवमेंट फिर आगे बढ़ाते रहे तो हमारा भी एक संप्रदाय कुछ सालों के बाद, 100 सालों के बाद, 500 सालों के बाद लोग कहेंगे कि बामसेप नाम का भी एक संगठन था तो वो बहुत बड़ा संप्रदाय था। जैसे महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय का जिक्र होता है इतिहास में, उसी ढंग से फुले अम्बेडकरी मूवमेंट का भी संप्रदाय बोल के इस्तेमाल हो सकता है, संप्रदाय बोल के उसका जिक्र हो सकता है। ये अगर बातें कहनी नहीं है तो हमें एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आके ये पूरे मूवमेंट का एक एनालिसिस करने की जरूरत है और उन मूवमेंट को पैरों के ऊपर खड़े करने की जरूरत है। अभी मुझे इतना ही टाइम मिला है तो मैं इतने टाइम में ये बात ही रख सका हूं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार हिंदी में बात करके भी अच्छी बात की है। नहीं तो दोस्तों, आपने सुना, शांति से सुना, समझा। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके होंगे। वो सवाल देने के लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आप कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी बात करते हैं, कहीं भी अगर चिंतन हो सकता है तो बाद में आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भीम।